गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के दो भेद होते हैं। स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि क्रिया के जो दो भेद हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो जहाँ पर कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है और जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। हालांकि मैं अभी आगे बात करूँगा अकर्मक क्रियाओं के बारे में भी, लेकिन यहाँ पर आप एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लें कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो यहाँ पर कर्म क्या है, लेख है। तो लेख को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार सुरेश मिठाई खाता है, तो वो क्या खाता है, मिठाई खाता है। मीरा फल लाती है, मीरा क्या लाती है, फल लाती है। फल यहाँ पर कर्म है। भंवरा फूलों का रस पीता है, तो यहाँ पर फूलों का जो रस है ये कर्म है और जो पीना है ये क्रिया है। और चूँकि फूलों का रस कर्म है, कर्म की वजह से यहाँ पर यह जो उदाहरण है फूलों का रस, यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है। देखिए, ये ध्यान रखेंगे कि इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी कुछ क्रियाएं ऐसी कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म होते हैं, लेकिन कर्म होते हुए भी वह जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रिया होते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। अब मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि वह जो है कर्म होते हुए भी अकर्मक क्रिया है। कैसे? जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, यह एक उदाहरण है। वह कुर्सी पर बैठा है, तो अब ध्यान रखेंगे कि वह कुर्सी पर बैठा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। कर्म तो है कुर्सी पर, लेकिन वह केवल बैठा हुआ है। वह कुर्सी पर बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और थोड़ा विश्लेषण में मैं आपकी पुस्तक के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, अब आपकी पुस्तक के आधार पर मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया के वर्गीकरण को दो आधारों पर किया जाता है। यहाँ पर जैसे आपने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था, वैसे ही अब यहाँ पर क्रिया का वर्गीकरण देखेंगे। क्रिया का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया गया है। पहला है कर्म के आधार पर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया, है ना। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो अलग हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो अलग हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आपने पहले भी जाना है कि जिस क्रिया से कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र भाग रहे हैं, विशाल सो रहा है, विदिशा रो रही है। इन वाक्यों में भागना, सोना, रोना आदि कर्ता द्वारा किए जा रहे हैं। इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है और हो भी सकती है ऐसी सीधी क्रिया कर्ता से जुड़ी है। अतः कर्म की अपेक्षा आवश्यकता ज़रूरत न होने के कारण ये क्रियाएं अकर्मक हैं। इसी प्रकार मनीष कुर्सी पर बैठा है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण ऐसा दिया था और वो आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर कुर्सी कर्म ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अजय चलता है, बिजली चमकी और आदित्य कूदता है, ये भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इन सभी वाक्यों में कार्य सीधा कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, कर्म की अपेक्षा है ही नहीं, अतः ये अकर्मक हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकर्मक के भेद। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? पूर्ण अर्थात जो अपने आप में पूर्ण हो, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का बोध होता है। उदाहरण के लिए रमा जी कुर्सी पर बैठी हैं, सुप्रिया सो रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और घर वाले घूमने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दौड़ना, भागना, आना जाना आदि पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है अकर्मक क्रिया के दो भेद के बारे में, अपूर्ण और पूर्ण अकर्मक। बात करते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया की। तो जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्ची बीमार है, वह पढ़ाकू लगी, वे ईमानदार निकले। उपर्युक्त उदाहरण में बीमार, पढ़ाकू, ईमानदार आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न होता तो वाक्य अपूर्ण होते। कैसे? बच्ची अगर बीमार नहीं है तो बच्ची है, वह लगी, इस तरह से ये वाक्य जो है वो अपूर्ण होते। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम यहाँ पर सकर्मक क्रिया की। तो जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल या कार्य कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष जो दिखाई दे या अप्रत्यक्ष जो दिखाई न दे, कर्म होना ही चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, तो गोचर क्या है? यहाँ पर कर्म है। गोचर मतलब जो दिख रहा है वो रावण है। अध्यापक पढ़ाते हैं, यहाँ पर अगोचर है अध्यापक, मतलब अध्यापक पढ़ाते हैं, यहाँ पर जो पाठ है वो अगोचर है, वो पाठ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यापक पढ़ाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो पाठ जो शब्द है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते हैं, तो अध्यापक पढ़ाते हैं ये जो है सकर्मक क्रिया होगी। बच्चा जूस पीता है, तो जूस पीता है, यहाँ पर जूस जो है वो गोचर हो रहा है, दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। पापा फल खाते हैं, गोचर कर्म क्या है? यहाँ पर फल है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में मारा, पढ़ाते, पीता, खाते शब्द क्रिया हैं और इनका फल किसी न किसी कर्म पर पड़ रहा है, अतः कर्म सहित होने के कारण इन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे अकर्मक क्रिया की ही तरह सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ कर्म स्पष्ट हो वहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे समीर पत्र लिखता है, सिन्नी साइकिल चलाती है, नेहा टेनिस खेलती है और डिम्पी गीत गाती है। इस तरह के जो ये उदाहरण दिए गए हैं, ये किसके उदाहरण हैं? पूर्ण सकर्मक क्रिया के। बात करेंगे अब यहाँ पर इन वाक्यों को पूर्ण सकर्मक कहा जाएगा क्योंकि पत्र, साइकिल, टेनिस और गीत कर्म जो है वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा और इसको जो है गहराई से देखेंगे कि पूर्ण सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रवीण अखबार पढ़ता है, मृदुल पत्र लिखता है, इस तरह इन वाक्यों में जो है अखबार, पत्र आदि जो शब्द हैं यहाँ पर एक ही कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ लड़की को खाना देती है। ठीक है,
मृदुल ने मृदुला को पत्र लिखा। तो लड़की को, ये भी है कर्म यहाँ पर, और खाना भी कर्म है। मृदुल ने मृदुला को पत्र लिखा। मृदुला और पत्र जो है यहाँ पर, ये दो कर्म हैं। तो इस तरह से ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया की। तो कुछ वाक्य ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्म होता तो है पर स्पष्ट नहीं होता। उन्हें ही पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। पूर्ण अर्थ देने के लिए, पूरा अर्थ देने के लिए कर्म से साक्षात संबंधित एक अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये वाक्य पूर्ण अर्थ दे पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको अपूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता, या राम श्याम को बुद्धिमान समझता है। इन वाक्यों में यदि तुम्हें और श्याम को हटा दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा लगेगा। जैसे मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता, तुम्हें शब्द हटा दें अगर, मैं अपना नेता नहीं मानता, तो ये वाक्य जो है वो अधूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो है राम श्याम को पत्र लिखता है, श्याम को हटा दें तो माफ़ कीजिएगा, राम श्याम को बुद्धिमान समझता है, ये वाक्य था। तो राम बुद्धिमान समझता है, ये वाक्य जो है वो अपूर्ण है। तो इस तरह से इन वाक्यों में यदि तुम्हें और श्याम को हटा दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा लगेगा। पूरक शब्दों से मिलते, पूरक शब्दों के जुड़ने से ही इनका अर्थ जो है वो पूरा हो जाता है। पूरक शब्द कौन से? यही जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आइए अब आगे हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद की। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर मुख्य क्रिया की। तो वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, तुम चलो, आप लिखें, मोहन पढ़ा, राधा गई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल एक ही क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे वे चले गए, चले गए, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ना और लगना। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना और चाहना, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। इस प्रकार से जो है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब यह नाम धातु कहलाती है। तब यह क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। ठीक है, जैसे हाथ संज्ञा है और इससे शब्द बना है हथियाना। धातु के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि किसी भी क्रिया का मुख्य अंश अथवा मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कुर्सी और मेज का मूल लकड़ी होता है। कुर्सी और मेज का जो मूल होता है वो लकड़ी का होता है, चूंकि वो लकड़ी का बना हुआ होता है। और लकड़ी का मूल जो है वो वृक्ष है जहाँ से लकड़ी मिलती है। इसी प्रकार आभूषणों का मूल सोना, चांदी, पीतल आदि होते हैं। इन धातुओं को संवार कर वस्तुओं में ढाला जाता है। इसी प्रकार शब्दों में भी होता है। क्रिया का मूल रूप विखंडित होकर अनेक रूपों में हमारे सामने आया है। जैसे जाएगा, जाता है, गया, जा चुके, जाना चाहिए, जाओ, जाइएगा आदि शब्द जो है जाने को सूचित करते हैं। इन शब्दों में जा सामान्य रूप से विद्यमान है, अतः यह धातु है। इस प्रकार और कौन कौन सी धातुएं हो सकती हैं? लिख, लिख से लिखना, लिखवाना, पढ़ से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, कर, देख, सो, बन, ले, दे, ये बहुत सी जो है मुख्य धातुएं हैं। और पारिभाषिक शब्दों में इन्हें मुख्य क्रिया कहते हैं। और इन धातुओं के अलावा जो कुछ बचता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे सो, सुन, बोल मुख्य क्रिया, सो चुके हैं, सुन रहे हैं, बोल सकते हो, ये सहायक क्रिया हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है धातु को समझ सकते हैं। संज्ञा पदों से नाम धातु क्रियाएं, शर्म से शर्माना, चमक से चमकाना, इस तरह से सर्वनाम से अपना, अपनाना, विशेषण से साठ, सठियाना, चिकना, चिकनाना, अव्यय से हिन हिन, हिनहिनाना, थर थर, थरथराना। प्रेरणार्थक क्रिया
अब बात करेंगे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की। तो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती हैं? जहाँ पर प्रेरणा होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दादाजी अनु से पानी मंगवाते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, मंगवाते पिलवाती। हाँ, राधा ने छात्रों से पत्र लिखवाया। तो ये यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक है, प्रेरणा दी गई है जिसके अनुसार जो है ये कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर प्रेरणा की बात हो, जहाँ पर इस तरह के शब्द आए, मंगवाना, पिलवाती, लिखवाया, दौड़वाता, हाँ, इस तरह के जो शब्द हैं यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। तो नाम धातु के बाद अब हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की। तो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है तथा सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वे पढ़ाकर चले गए, मैं नहाकर जाऊंगा, बच्चा खेल कर आया, राधा खाकर चली गई। इन वाक्यों में पढ़ाकर चले गए, नहाकर जाऊंगा, खेल कर आया, खाकर चली गई अर्थात पहले एक क्रिया हुई फिर दूसरी। अतः कर लगी क्रियाओं को, जहां पर कर क्रिया में कर शब्द जुड़ा हुआ हो, जहां पर वो पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अतः कर लगी क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि कक्षा 8 में छात्रों को सीमित संख्या में भेद करवाए जाएं। अपने बोर्ड, विद्यालय, राज्य द्वारा संस्तुति का ध्यान रखें। कक्षा में सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त नाम धातु तथा प्रेरणार्थक क्रियाएं करवाई जा सकती हैं। तो आपके लिए मुख्य रूप से जो है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रियाएं पढ़ना आवश्यक है। तो आशा करता हूं कि ये जो क्रिया के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसके अलावा भी आप अपनी पुस्तक का भी सहारा लेकर के इसके बारे में और बृहद रूप से और गहराई से जान सकते हैं। यहाँ पर जो 6वीं और 7वीं कक्षा के बच्चे हैं वो केवल सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ये 8वीं कक्षा के लिए जो है थोड़ा वृहद स्तर पे पढ़ना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अभी आपने जो क्रिया के बारे में पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।